नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गई हूँ शानवी संवाद में एक नए मेहमान, एक नई हस्ती को लेकर, जो अपने नाम के साथ ही कमाल कर रहे हैं, जो हम आम जिंदगी में रोज कष्टों से जूझते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी एक बड़ा नाम है। तो फिजियोथेरेपी क्या है और क्या नहीं है, इसमें हम समझेंगे डॉक्टर कमाल से, जो अपने क्लिनिक में नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को सेवा दे रहे हैं और उनको आराम पहुंचा रहे हैं। तो मिलिए डॉक्टर कमाल से। डॉक्टर कमाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है शानवी संवाद में। तो डॉक्टर साहब, पहले अपने बारे में और अपने काम के बारे में हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। कि मैं डॉक्टर कमाल स्पोर्ट्स मेडिसिन का फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और लखनऊ में पिछले 15 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी आखिर किन लोगों को जरूरत पड़ती है और इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों ने क्या पाल रखी है? जैसे हमें किसी डॉक्टर, हमारे कोई तकलीफ हुई, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो हमें फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, पर हम सोचते हैं क्या जाना है फिजियो के पास, क्या है, और इसका असर हमें लॉन्ग टर्म में दिखता है कि हम दर्द से झेल रहे हैं और उस वक्त हम नहीं जाते। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फिजियोथेरेपी हम लोग को ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत तब होती है जब पेशेंट को इंजरी हो जाती है। बेसिकली फिजियोथेरेपी की जरूरत हर उस इंडिविजुअल को है जो एक्टिव लाइफ में है या नॉन एक्टिव लाइफ में है। हमारी मसल्स, बोन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इन सब का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं है कि आपको इंजरी हो उसके बाद ही जाना है। इन जनरल फिजियोथेरेपी सबके लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। जैसे योगा अपने आप में एक साइंस है जहाँ हम स्ट्रेचिंग करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपके बायोमैकेनिक्स पे काम करता है, आपके पोस्चर पे काम करता है। आई थिंक फिजियोथेरेपी सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगी, आज फिजियोथेरेपी में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे हमें और फायदा मिल रहा है, पेशेंट उससे लाभान्वित हो रहे हैं कि क्या? ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए मैम, फिजियोथेरेपी अपने टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। बेसिकली फिजियोथेरेपी पहले एक बेसिक इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, इन सब पे काम बहुत ज़्यादा था। पर अब फिजियोथेरेपी के साथ ये चीज़ें हुई हैं कि नई टेक्निक्स उसमें इन्वॉल्व हुई हैं। ऑस्टियोपैथी जब से आई है तो कपिंग थेरेपी हो गया, टिकार थेरेपी हो गया, मैनिपुलेशंस हो गए। हर थेरेपी अपने टाइम के साथ इवॉल्व करती है। सो बेसिकली इसी के साथ साथ ये है कि नई टेक्नोलॉजीज के साथ पेशेंट्स की रिकवरी मोड भी बहुत फास्ट है। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूंगी, आपकी क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है, उस वो नॉर्मल फिजियो से किस तरह से अलग? देखिए थेरेपी, मैम ऐसा है कि थेरेपी हर टाइम के साथ, जैसे मैंने बताया, इवॉल्व होती है। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल थेरेपी थी। जैसे पहले कोई नी जॉइंट का इशू लेके आया तो हम लोग सिर्फ नी जॉइंट को असेस कर रहे हैं, उसके अराउंड उसका असेसमेंट हो रहा है, उसी पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट नाउ व्हाट वी आर एड्रेसिंग इज कि उसका रूट कॉज क्या है, किस जगह से वो पेन निकल के आ रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि नी का जो प्रेशर है वो लोअर बैक से आ रहा है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो एक बहुत सिंपल सा लाइन हम लोग को बोला गया था कि वन जॉइंट अबव एंड वन जॉइंट बिलो आपको टेस्ट करना। अगर कोई नी जॉइंट का पेशेंट है तो उसका हो सकता है एंकल के थ्रू पेन आ रहा हो, या हो सकता है उसके हिप जॉइंट या लोअर बैक की वजह से भी नी पे प्रेशर आ सकता है। तो असेसमेंट और डायग्नोसिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, और वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम असेसमेंट और डायग्नोसिस को और एम्फेसिस करके, अगर एक बार डायग्नोसिस सही से बन जाती है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इससे रिकवरी फास्ट होती है और जल्दी हमें रिलीफ मिलता है इन नई टेक्नोलॉजी से? क्योंकि पुरानी जो फिजियो थी, उनसे हम कई सेशन कराते थे, कई सेशन इसमें भी कराते होंगे, बट वो एक लंबा प्रोसीजर होता था। जो अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें और पहले की टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है? देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर मरीज हमसे जब आता है तो पूछता है कि सर कितने दिन में ठीक होगा। तो एक ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि एक ही कंडीशन के अगर मान लीजिए आप 5 मरीज हैं जिनका इश्यू सेम है और उनको हम एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं,
तो हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स टाइम अलग हो जाता है। कुछ लोग जल्दी रिकवर करते हैं, कुछ लोग की रिकवरी डिलेड हो जाती है। जो असेसमेंट का पार्ट आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि जहाँ पर हमने उसका पेशेंट का असेसमेंट किया और असेसमेंट के बाद उसकी रिकवरी मॉड्यूल में बनाया और एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू किया। उसका प्रोफाइल क्या है पेशेंट का? अगर पेशेंट स्पोर्ट्स में है, पहले से जिमिंग में है, एक्सरसाइजिंग में है, तो उसकी मसल की रिकवरी फास्ट होती है। अब जो पेशेंट सेडेंट्री लाइफस्टाइल के, जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, कभी योगा के लिए नहीं गए हैं, कभी वॉक नहीं किया है और सिर्फ ऑफिस वर्क किया है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल बेसिकली, तो उनके लिए रिकवरी मॉड्यूल थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा डिलेड रहता है। और ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि टाइम कितना लगेगा। रिस्पॉन्स टाइम एटलीस्ट 4-5 दिन के बाद वी गेट एन ओवरऑल आइडिया कि उसमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो एडवांस फिजियोथेरेपी है या ये जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है, ये क्या ऐसी भी समस्याओं को दूर करता है कि हमें सर्जरी ना करानी पड़े? लोग ये सोचते हैं कि हम फिजियो करा लेंगे तो हम, जो डॉक्टर ने हमें सर्जरी कही है, हम उससे बच जाएंगे। मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या फिजियोथेरेपी से सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। ये एक अलग तरह का सवाल है जिसमें हम लोग को देखना पड़ता है पेशेंट की एज, अगेन पेशेंट का प्रोफाइल, जॉइंट कंडीशन अभी कैसी है पेशेंट की। नो डाउट जहाँ पर हमारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, हमारी एडीएल जिनको बोलते हैं एक्टिविटी इन डेली लाइफ, अगर वो रुक रही है, देन इन दैट केस सर्जरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सी फिजियोथेरेपी हीलिंग को प्रमोट करता है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही पूरी तरह से आप वो चीज़ को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन वहाँ हैम्पर हो रहा है तो हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। मसल टाइट पड़ा हुआ है तो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ाना शुरू करते हैं इसमें। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी से एनवायरनमेंट एक उसको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जहाँ कुछ मिस अलाइनमेंट है तो हम उसको अलाइन करते हैं। जो मसल्स कमजोर पड़ी हैं उनको हम मजबूत करते हैं। तो फिजियोथेरेपी इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हम इसको अगर कहें कि इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। नो डाउट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अनअवॉइडेबल होते हैं, जिनमें सर्जरी मस्ट हो जाती है। कंप्रेशन, अगर नर्व कंप्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का है तो इन दैट केस हमको सर्जरी के लिए जाना ही पड़ेगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर मॉडरेट डिस्कम्प्रेशन है तो वहाँ सर्जरी अवॉइड करी जा सकती है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक रिकवरी दी जा सकती है। ओवरऑल ये आप लोग सब कह रहे हैं कि मरीज की सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है कि वो सर्जरी के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो सब जिसके लिए आप मास्टर है, स्पोर्ट्स इंजरी, जो आपका फेवरेट भी है आई थिंक, तो उसमें किस तरह से खिलाड़ी की मदद हो पाती है कि वो जल्दी वापसी कर सके, अपनी प्रोफेशन में लौट सके, अपने खेल को खेल सके और उसका मसल्स भी अच्छे से रहे इस टेक्नोलॉजी से? अगेन मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी है कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन की रिकवरी टाइम क्या होता है और उसको कितनी जल्दी हम बैक टू ग्राउंड पहुंचा सकते हैं। डिपेंड करता है मैम, देखिए हर इंजरी का अपना एस्पेक्ट होता है और एक प्रोटोकॉल होता है। नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ हम लोग उनकी रिकवरी मॉड्यूल पे पेन रिलीफ करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं और डे टू डे लाइफ के लिए उनको रेडी करते हैं। पर स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ ये होता है कि उनको बैक टू स्पोर्ट्स जाना होता है और जो भी इंजरीज की वजह से वो आए हैं उनको उससे और बेहतर होना पड़ता है। तो यहाँ पर खाली सिर्फ एक फिजियोथेरेपी का पेन मैनेजमेंट एक पार्ट हो जाता है, दूसरा बायोमैकेनिक्स और स्ट्रेंथनिंग उन एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब टाइम अगेन डिपेंड करता है। जैसे आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल दूंगा कि ACL इंजरी बड़ी कॉमन है, घुटने की एक लिगामेंट है वो टेयर हो जाता है। आइडियल प्रोटोकॉल ACL का 90 डेज का है। अब 90 डेज तक अगर कोई एथलीट रिकवरी मॉड्यूल पे होगा तो वो रिकवरी पूरी करा लेगा। रिकवरी कहाँ रुकती है? जहां पर एथलीट को मान लीजिए 15-20 दिन, एक महीने में उसको थोड़ी सी रिकवरी आ गई, अब इसके बाद वो क्या करता है कि वो प्रोग्राम छोड़ देता है। तो वहां पर हम लोग को दिक्कत आती है इस चीज के लिए कि रिकवरी फिर स्लो डाउन है। आइडियल प्रोटोकॉल जो है, जितने भी प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं या जिम गोवर्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हर इंजरी की हीलिंग बॉडी खुद ब खुद करेगी।
हम उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि वो उस प्रोटोकॉल को कितना फॉलो कर रहा है। अगर एथलीट अच्छे से उसको ऑन अ गिवन नोट, जो फिजियोथेरेपिस्ट उसको बता रहा है उसको फॉलो करेगा, नो डाउट रिकवरी का हर ग्रेड 1 की इंजरी है तो अराउंड 7 to 10 days है, ग्रेड 2 की इंजरी होती है तो लगभग अराउंड 25 to 40 days के आसपास लगता है, ग्रेड 3 में मोस्ट प्रॉब्ली सर्जरी के लिए जाता है पेशेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मैम कि इसमें एथलीट का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर साहब आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है कि आजकल कम उम्र के बच्चों में भी ये दर्द देखे जा रहे हैं। बच्चे अक्सर बोलते हैं गर्दन में दर्द है, बैक में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, ये एक आपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया है कि यंग एज में बच्चों को इतनी जल्दी बोन के इश्यूज क्यों आ रहे हैं। देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं कि जो एक 80s की जनरेशन है, 80s 90s की जनरेशन रही है, उनका जो एनवायरनमेंट था और आज के बच्चों का जो जेनजीज का एनवायरनमेंट है वो बहुत फ़र्क है। पहले हमारे पास एक्टिविटी के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ थी और इंडोर एक्टिविटीज़ में भी हम इन्वॉल्व रहते थे किसी तरह से। जब से ये मोबाइल का वो एरा आया है, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बट उसका इम्पैक्ट भी है। इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे हम कंटिन्यूस वाईफाई रेंज में रहते हैं बच्चे, हम हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई की रेंज में हम रहेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी बोन्स पे इम्पैक्ट डालता है। फिर हमारा डाइटरी पैटर्न क्या है, क्या बच्चे प्रॉपर डाइट ले रहे हैं कि नहीं। इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ, पढ़ाई के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ या किसी न किसी स्पोर्ट्स में बच्चे का रहना ज़रूरी है। आई थिंक जो बच्चे एक्टिव हैं तो उनको ये चीज़ें कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं बच्चे। बहुत सही बताया आपने। आजकल तो हम लोग देखते ही हैं कि बच्चे हमेशा मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल नहीं हुआ तो लैपटॉप में रहते हैं, और उनकी आजकल तो ई क्लास भी होती है, तो इस वजह से ये समस्या ज़्यादा बढ़ रही है आई थिंक। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो मरीज आते हैं उनकी कौन सी गलती आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जिससे उनकी रिकवरी देर में होती है? ओके मैम, जैसे आपने पूछा कि मरीजों की क्या गलती होती है, देखिए मरीजों की मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा कि मरीजों की क्या गलती रहती है, बट जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, पेशेंट हमारे पास आता है 45 मिनट्स टू एन आवर, 23 घंटे वो अपने पास रहता है। तो जो प्रोटोकॉल दिया गया है, क्या पेशेंट वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो एक्सरसाइजेज हमने बोली उनको रिपीट करने को, लाइक 2 or 3 टाइम्स उनको रिपीट करने को बोला है, क्या वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ डूज एंड डोंट्स एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं अपने पेशेंट्स को, क्या वो डूज एंड डोंट्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डाइट प्रॉपर ले रहा है कि नहीं कर रहा है। ये छोटे से जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखिए रिकवरी में 80% ट्रीटमेंट पेशेंट के पास होता है, 20% एज अ डॉक्टर हम उनको एडवाइस कर पाते हैं, बट वो फॉलो अप कैसे कर रहा है, अपना सिस्टम कैसे बना रहा है, क्या वो डिसिप्लिन है कि नहीं। डिसिप्लिन एक वर्ड मैं यूज करूंगा कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्या वो डिसिप्लिन है कि नहीं। अगर वो डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली रिकवरी जल्दी होगी, इनडिसिप्लिन है तो थोड़ा सा वो रिकवरी में टाइम लेता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि मरीज ही फिजियोथेरेपी को शायद हल्के में ले लेता है कि डॉक्टर साहब ने अगर दवाई लिखी है वो उसे रेगुलरली खा लेंगे, लेकिन जहाँ तक फिजियो की बात आती है, अरे आज छोड़िए कल चले जाएंगे। तो ये गलती हमें लगता है कि ज़रा मेन ये सब पेशेंट्स आपके करते होंगे, और जैसा कि हम लोग आम जिंदगी में करते ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछना चाह रही थी कि ये बताइए कि अगर हमें दर्द है और डॉक्टर साहब ने अगर लिखा है कि नहीं आप करिए, तो क्या खाली दर्द में ही आना चाहिए या कि आपको रेगुलर एक बनाना चाहिए कि हाँ मुझे एक बार अपने चेकअप करा लेना चाहिए फिजियोथेरेपी से, या कुछ हम उसको रिकवर कर सकते हैं, मुझे अपना पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जैसे कि आपने पूछा इस बारे में कि क्या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पेन में है तभी ज़रूरत है या उसके अलावा भी हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो कंस्टिट्यूट हुई है वो बोन से कंस्टिट्यूट हुई है, मसल, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, बहुत सी चीज़ें हैं। इशू आते कहाँ पर, जो हमारी क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं उसमें मेजॉरिटी केसेस को इंजरी नहीं होती, उनको प्रेशर पेन आ रहा होता है। लाइक
एक सेगमेंट उनका अगर वीक है या स्टिफ पड़ा हुआ है तो उसका पेन जरूरी नहीं है वो उसी जगह पर आएगा, हो सकता है वो कहीं और आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्टमक वीक है, उसका प्रेशर हमें लोअर बैक पे मिल रहा है। फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है सबके लिए आज के डेट में, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमें अपनी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। एक अच्छी मसल जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रांग होती है। नॉर्मली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी मसल स्टिफ होती है और अंदर से वीक होते हैं। तो हम यहाँ सजेस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास जिमिंग के एथलीट्स बहुत हैं, तो वो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो हैवी वेट्स के साथ प्ले कर रहे हैं, या मैराथन हाई रॉक्स के एथलीट्स हैं जो हाई इंटेंसिटी परफॉर्म कर रहे हैं, या जो डे टू डे केयर वाले हैं पेशेंट्स की, जो आप डेली अपना ऑफिस जाना है आना है, बॉडी की वो स्टिफ रखेंगे। इंजरी हमेशा स्टिफनेस पे होती है, तो अगर बॉडी की स्टिफनेस सही है तो हम इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट की मोबिलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि अगर आप इन पे काम करेंगे तो आपके जॉइंट्स भी सेफ रहेंगे और मसल इंजरी भी बचाई जा सकती बहुत अच्छी जानकारी थी डॉक्टर साहब आपने। अंत में मैं एक आपसे एक इम्पॉर्टेंट और जो मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि जो अपना दर्द लेके बैठे हैं काफ़ी सालों से कि अब ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, दर्द है, अब के कहाँ सही होगा एज के फैक्टर के साथ, तो उनके लिए आप क्या एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, रिकवरी की कोई एज नहीं है। जॉइंट्स जो हैं उनको अगर हम कंडीशन करके रखेंगे, उनकी जैसे हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी को हम सर्विस कराते हैं। सर्विस इसलिए कराते हैं कि जो उस पर धूल आ रही है या अंदर के उसके कार्बोरेटर्स हैं, जो उसके डक्ट्स हैं, वो सब क्लीन अप रहे। हम कराते क्यों सर्विस है? इसलिए कि गाड़ी की लाइफ बढ़ी है। सेम हैपन्स विद आवर बॉडी ऑल्सो। अगर हमारी बॉडी है उसकी कंडीशनिंग कराने का मतलब ये है कि लाइक हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहे, हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, हमारा गट अच्छे से क्लीन रहे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी हद तक इसका बचाव किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी जो एक हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी थे, जो आज सोचता है कि अरे क्या फिजियोथेरेपी, जब डॉक्टर बोलेगा तब जाएंगे या ऐसे पड़ा रहने तो चलता रहेगा। तो ये मिथ को तोड़िए दर्शकों और डॉक्टर कमाल से अपनी समस्याओं का इलाज कराइए। ये बहुत हर उम्र के लोगों को आज सेवा दे रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि मैं खुद रेगुलर इनको देखती हूँ कि हर एज का लोग इनसे फ़ायदा ले रहा है। तो कहीं भी मत जाइए, डॉक्टर कमाल के पास आइए। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर दूंगी। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।